स्मार्टफोन की दुनिया में बहुत सारे प्रोसेसर हैं जो बहुत अच्छे हैं और वे मोबाइल फोन में बहुत अधिक शक्ति भरते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से प्रोसेसर हैं जो सबसे खराब हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि सबसे खराब स्मार्टफोन प्रोसेसर कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के कुछ प्रोसेसर के बारे में बात करना चाहूंगा। क्या आपको स्नैपड्रैगन 888 याद है जब हीटिंग किया गया था, या स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 जिसके लिए सैमसंग की 4nm तकनीक को उम्मीद माना गया, क्योंकि सैमसंग को आते समय काफी परेशानी हो रही थी। लेकिन जैसे ही TSMC आया, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन द्वारा सभी समस्याओं का समाधान कर दिया गया। लेकिन मैंने एक चीज देखी है, इससे पहले स्नैपड्रैगन 810 नामक प्रोसेसर भी लॉन्च किया गया था, जिसके कारण यह बहुत ही गर्म होने के लिए बदनाम था। यह बात इतनी बदनाम हुई कि उस समय सैमसंग को लगा कि स्नैपड्रैगन 810 में इतनी सारी समस्याएं हैं, इसे हटा दो, हमारा एक्जीनोस बेहतर है। और पूरी दुनिया में उस साल सैमसंग ने जो भी मोबाइल फोन बनाया उसमें एक्जीनोस दिया गया। यहां 810 को पूरी तरह से हटा दिया गया और उसके बाद स्नैपड्रैगन 880 और स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ भी यही कहानी जारी रही। लेकिन अगर बात करें, इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ एक और प्रोसेसर है जिसे यहां सबसे खराब में से एक कहा जा सकता है, वो है स्नैपड्रैगन 695। यार, कंपनियां आज भी यही प्रोसेसर निकालती रहती हैं। यह सबसे कमजोर प्रोसेसरों में से एक है और इस प्रोसेसर को भी रीब्रांड करके हटा दिया गया। 6s Gen 3। इतना तो इस प्रोसेसर के साथ एक दिक्कत यह भी है कि ये लो परफॉर्मेंस भी देता है, ये गेमिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, यहां तक कि ISP भी कमजोर है। लेकिन अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन के अलावा अन्य जगहों पर कहानी काफी दिलचस्प है, जैसे हम टेंसर के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि टेंसर की कहानी हर साल एक जैसी होती है। पहले टेंसर के आने के बाद से ही उसमें हीटिंग की समस्या आ रही है और इस साल भी गूगल टेंसर वही सारी चीजें जारी रख रहा है। और इसके पीछे कारण यह है कि यह सैमसंग के फैब्रिकेशन पर बना है, लेकिन कहीं ना कहीं यह एक्जीनोस पर आधारित है। और यह एक्जीनोस पर आधारित है, वह भी पुरानी पीढ़ी के एक्जीनोस पर। इसलिए पुरानी पीढ़ी की तकनीक को आगे बढ़ाया जाएगा। और इसमें एक्जीनोस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हीटिंग है और वह चीज अभी भी यहां लाई जा रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि गूगल अगले साल से टेंसर को पूरी तरह से बदलने की योजना बना रहा है और वे TSMC पर जाने की योजना बना रहे हैं। और यदि एक्जीनोस को हटा दिया जाए और टेंसर के लिए उपयोग किए जा रहे आधार को हटा दिया जाए, यदि इसके साथ कोई नया डिजाइन आता है तो उसका निर्माण यदि TSMC किया जाता है तो यह प्रोसेसर आने वाले समय में काफी कमाल दिखा सकता है और यह सबसे प्रतीक्षित प्रोसेसरों में से एक कहा जा सकता है। लेकिन इस समय यह एक फ्लैगशिप मोबाइल के लिए इतना उपयुक्त प्रोसेसर नहीं है। और इसके साथ अब मैं आपसे एक्जीनोस के बारे में बात कर सकता हूं, क्योंकि हम एक्जीनोस को जितनी चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहां तो एक्जीनोस की कहानी चल रही थी कि यह हीटिंग भी करता था और ये चीजें एक्जीनोस 200 तक जारी रहीं। लेकिन एक्जीनोस 2300 के बाद चीजों में सुधार हुआ और इन लोगों ने AMD Eclipse GPU को भी एकीकृत किया, जिसके कारण प्रदर्शन भी अच्छा रहा और वे यहां अच्छे ग्राफिक्स भी प्रदान कर रहे थे। यहां तक कि इस साल IS-24 लाइनअप का भी रॉ प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और बेंचमार्किंग में उन्होंने यहां स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 की बराबरी की। लेकिन अगले साल सैमसंग की योजना है कि वे S25 लाइनअप के साथ एक्जीनोस नहीं लाएंगे। अगले साल वे अपने S सीरीज के सभी फोन 8 Generation 4 के साथ उतारेंगे। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। 2026 में जिस ड्रीम चिप पर सैमसंग काम कर रहा था वह बहुत आशाजनक लग रही है। यह एक्जीनोस ब्रांडिंग के अंतर्गत आ सकता है। लेकिन एक बात देखिए, वे कई वर्षों से उस चिप को बना रहे हैं जिसमें वे चाहते हैं कि एप्पल का बायोनिक एप्पल सिलिकॉन उससे बेहतर हो और स्नैपड्रैगन 8 Generation 4 8वीं पीढ़ी 5 उससे बेहतर चिप होगी। यह देखने वाली बात है कि भविष्य में कहानी कैसी होगी। लेकिन अभी के लिए एक्जीनोस सबसे खराब प्रोसेसरों में से एक है। चीजों में सुधार किया गया है और इसका भविष्य भी बहुत दिलचस्प लग रहा है। इसकी बात करें तो एक समय में एनवीडिया जैसी कंपनी ने भी अपने प्रोसेसर लॉन्च किए थे। एनवीडिया टेग्रा, यह टैबलेट और अन्य चीजों में उपलब्ध था। यह गेमिंग पर थोड़ा अधिक केंद्रित था, लेकिन बाजार में इसका कोई कमाल नहीं दिखा। इसके साथ ही स्मार्टफोन के लिए मौजूद सबसे खराब प्रोसेसरों में से एक इंटेल एटम था। इंटेल ने जो किया वह यह कि x86 आर्किटेक्चर का उपयोग करके उन्होंने इंटेल प्रोसेसरों को हटा दिया और आप इस प्रोसेसर को आसूस फोन में देख सकते हैं। दरअसल एक समय में इस प्रकार का प्रोसेसर आप जोलो कंपनी के फोन में देख सकते थे और ये चीजें बहुत दिलचस्प तरीके से चल रही थी। लेकिन लंबे समय तक इंटेल इस काम को जारी नहीं रख सका और प्रोसेसर बाजार से बाहर हो गया। लेकिन आज के समय में कहानी उल्टी है, यानी लैपटॉप में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन अपनी जगह बना रहा है और इंटेल के बाजार को आज के समय में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन से खतरा मंडराने लगा है। तो यह भी एक बात है। इसके साथ ही एनवीडिया टेग्रा जो यहां रहता है
यहां उन्होंने अपना डिजाइन त्याग दिया। लेकिन ऐसी अफवाहें हैं कि वे पीसी उद्योग के लिए एक अलग प्रकार का प्रोसेसर विकसित कर रहे हैं, यानी ग्राफिक्स कार्ड ठीक है, लेकिन वे अपना स्वयं का सीपीयू भी डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले युग में ERM तकनीक का बहुत विकास हो सकता है, इसलिए वहां भी कूदने की योजना है। खैर, ये चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर हम यहां बात करें तो मैं मीडियाटेक की बात क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मीडियाटेक प्रोसेसरों की तो बात ही करने लायक बहुत कुछ है। पहले हीलियो X सीरीज आती थी, जहां एनवीडिया टेग्रा कोर के प्रोसेसर आते थे। उन्होंने हर चीज को लाइन से गर्म कर दिया, और मीडियाटेक प्रोसेसर की कोई कमी नहीं है। इसमें बहुत सारे प्रोसेसर हैं जिनमें बहुत सारी समस्याएं थीं और बहुत अधिक गर्मी थी। यहां मीडियाटेक ने डायमेंशन में इन सभी चीजों को हल किया है। डायमेंशनिटी में अच्छे प्रोसेसर बनाए गए हैं। आज के समय में भी अगर कोई बजट या मिड रेंज में फोन खरीदना चाहता है तो वहां आपको मीडियाटेक डायमेंशन के अच्छे प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आने वाले समय में इनकी टक्कर डायमेंशन के प्रोसेसर स्नैपड्रैगन से भी होने वाली है। उन्होंने बाजार में भी अच्छी हिस्सेदारी हासिल कर ली है, और मैंने यहां मीडियाटेक के साथ एक बात नोटिस की है, आज भी वे फ्लैगशिप में थोड़ा पीछे हैं। उनके प्रोसेसर की डायमेंशन 9000 श्रृंखला अभी भी इतनी लोकप्रिय नहीं है। यह बहुत ही सीमित गतिशील बल के साथ आता है, इसलिए मीडियाटेक को सचमुच काम करने की जरूरत है, और आपको स्वयं को स्नैपड्रैगन से अच्छी तरह लड़ने में सक्षम बनाना होगा। कागज पर विनिर्देश कभी कभी बेंचमार्किंग में संघर्ष करते हैं, लेकिन इसके बाद जब बात असल दुनिया की आती है तो मीडियाटेक थोड़ा पीछे है। और हां, मैं चीनी प्रोसेसर यानी यूनिसोसी के बारे में भी बात कर सकता हूं। यार, यूनिसोसी के अधिकांश प्रोसेसर बेकार हैं और उनका प्रदर्शन भी इतना खास नहीं है। ये प्रोसेसर जो कि 5G के यूनिसोसी हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे 2-3 साल पहले मीडियाटेक डायमेंसिटी थे। आपको बिल्कुल वही चीज देखने को मिल रही है, इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। तो हां, उनके प्रोसेसर भी इतने खास नहीं है। कुल मिलाकर यह प्रोसेसर की कहानी थी। मैंने आपको यहां कुछ सबसे खराब प्रोसेसरों के बारे में बताया। वैसे आप लोग मुझे नीचे कमेंट में क्यों नहीं बताते कि आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे खराब प्रोसेसर कौन सा है? अगर आप अपने लिए नया मोबाइल फोन खरीदने जा रहे हैं तो उसमें कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए? यह भ्रम आपके मन में है कि कौन सा प्रोसेसर अच्छा है, कौन सा प्रोसेसर खराब है, और किस बजट में आपको कौन सा प्रोसेसर खरीदना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं 10,000 रुपए से कम कीमत की। मैं आपको 10,000 रुपए से कम कीमत वाले कुछ प्रोसेसर के बारे में बताना चाहता हूं, जिन्हें हम यहां सुझा सकते हैं, और कुछ प्रोसेसर जिन्हें खरीदने से बचना चाहिए। अगर हम अवॉइड की बात करें तो साल 2024 में यूनिसोसी से थोड़ा सा बचें, क्योंकि यूनिसोसी के मौजूदा समय में 5G प्रोसेसर आ रहे हैं जो मीडियाटेक से 2 साल पहले आते थे। इसकी जगह यहां क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 आ गया है, जो अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन बहुत जल्द उपलब्ध होगा। आपको स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 वाले फोन 8,000 रुपए में मिल जाएंगे, जो कि स्नैपड्रैगन की लाइनअप में सबसे किफायती प्रोसेसर में से एक होगा। और अगर 4Gen 2 की बात करें तो ये 4Gen 2 का अंडरक्लॉक्ड वर्जन है, जिन फोन की कीमत 10,000 से 15,000 रुपए है। अगर 5G और दूसरी चीजें 8,000 रुपए के सेगमेंट में आ जाएं तो कमाल हो जाएगा। आप मी और पोको के फोन का इंतजार कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहां मीडियाटेक में आपको डिमेंसिटी 60,000 रुपए से कम में देखने को मिल सकता है। अगर कोई प्रोसेसर 10,000 रुपए से ऊपर का आ रहा है तो उससे बचें। यदि यह 10,000 रुपए से कम है तो आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। अगर हम 10,000 रुपए सेगमेंट की बात करें तो आप डायमेंशन 6100 प्लस पर विचार कर सकते हैं, जो एक अच्छा चिपसेट है। अगर आपको 10,000 से 11,000 रुपए में 5G चाहिए, अच्छा की परफॉर्मेंस चाहिए, तो यह प्रोसेसर अच्छा है। अगर हम इससे ऊपर जाए तो यहां पर आपको स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 देखने को मिलता है, जो कि अभी रेडमी के फोन में आया है। हालांकि यहां प्रोसेसर ठीक है, और 10,000 से 15,000 रुपए की रेंज में मैं कहूंगा कि यह एक अच्छा प्रोसेसर है। इसकी जगह आप मीडियाटेक डायमेंशन 6300 भी देख सकते हैं, जो 15,000 रुपए से कम कीमत वाले फोन के लिए उपलब्ध है, जो तुलनात्मक रूप से एक अच्छा प्रोसेसर है और आपको 1.5 मिनट के कार्य और 5G क्षमताएं प्रदान करेगा। और जितने भी प्रोसेसर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं वो सभी 5G इनेबल्ड हैं। अगली चीज जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि 15,000 रुपए के सेगमेंट में यहां किस प्रोसेसर पर विचार किया जा सकता है, वो है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1। हालांकि नाम से यह थोड़ा पुराना लग रहा है, लेकिन अभी भी मार्केट में कुछ फोन मौजूद हैं। कुछ फोन थोड़े पुराने हो गए हैं, और यह प्रोसेसर बाजार में 15,000 रुपए के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है, जहां आपको 5G क्षमताएं और अच्छा प्रदर्शन मिलेगा। अगर आप 15,000 रुपए से ऊपर जाना चाहते हैं तो डायमेंसिटी 7300 CMF जो भी लाया था 15,000 से 20,000 रुपए में आपको
बाजार में बहुत अच्छा प्रोसेसर मिल सकता है, डायमेंशन 7300, लेकिन हाँ, नामकरण योजना के कारण डायमेंशन 7200 भी बाजार में उपलब्ध है और यह एक बहुत बेहतर प्रोसेसर है। आमतौर पर यह प्रोसेसर 20,000 रुपए से ऊपर के फोन में आता है, लेकिन अगर आपको IQOO जैसा फोन मिलता है जो 20,000 रुपए से कम है, तो आप निश्चित रूप से इस प्रोसेसर को देख सकते हैं। इसकी बात करें तो 20,000 से 25,000 रुपए का सेगमेंट काफी अच्छा है और 20,000 से 25,000 रुपए की रेंज में जो प्रोसेसर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो है 7वीं पीढ़ी 3 डॉट OnePlus Nord CE4 में। ये 25,000 रुपए की रेंज में आता है। आप Dimensity 7200 को भी 20,000 से 25,000 रुपए की रेंज में देख सकते हैं। तो 7वीं जनरेशन 3 एक बहुत ही सम्मानित और शक्तिशाली प्रोसेसर है। 25,000 से 30,000 रुपए की बात करें तो माइक्रोवेव डायमेंशन 8300 अल्ट्रा मीडियाटेक में आता है, जो कि मीडियाटेक का बहुत ही शक्तिशाली प्रोसेसर है और यह प्रोसेसर आपको फ्लैगशिप स्तर का प्रदर्शन देगा। तो हाँ, यह प्रोसेसर भी अच्छा है। इसके अलावा 7वीं पीढ़ी का भी उपलब्ध है, जो कि 7वीं पीढ़ी का भी अपग्रेडेड मॉडल है और यह प्रोसेसर काफी पावरफुल है। Note 4 GT60 जैसे 7वीं पीढ़ी के फोन अद्भुत हैं। 7वीं पीढ़ी 3 पूरी तरह से अनुशंसित खरीद है। अगर आप 30,000 रुपए से ज्यादा खर्च कर सकते हैं तो स्नैपड्रैगन के कई प्रोसेसर मौजूद हैं। कुछ लोग स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 कहते हैं और कुछ लोग 8वीं जनरेशन 3 कहते हैं। कुल मिलाकर 8वीं जनरेशन 3 थोड़ा बेहतर है। इसके उत्पाद भी बाजार में उपलब्ध हैं और यह एक ऐसा प्रोसेसर है जो आपको AI और कई अन्य चीजें देगा, जिसके कारण 8वीं पीढ़ी 3 30,000 रुपए के सेगमेंट में एक उपयुक्त प्रोसेसर बन जाता है। इसके बाद मैं 8वीं पीढ़ी 2 रखना पसंद करूंगा, क्योंकि 8वीं पीढ़ी 2 में बहुत सारे फोन उपलब्ध हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। स्नैपड्रैगन के अलावा मीडियाटेक डायमेंशन का भी प्रोसेसर है, जैसे डायमेंशन 9200 आदि। ये सभी प्रीमियम श्रेणी में आते हैं। प्रीमियम में मीडियाटेक की प्रतिष्ठा उतनी खास नहीं है। स्नैपड्रैगन का प्रदर्शन काफी बेहतर है। इसलिए यदि मीडियाटेक आपकी आवश्यकता है और आप वह फोन खरीदना चाहते हैं तो आपको 8वीं जनरेशन 3 खरीदना चाहिए। लेकिन 30,000 रुपए से कम में डायमेंशनिटी के फोन बेहतर है। स्नैपड्रैगन को प्रीमियम श्रेणी में अनुशंसित किया गया है। 8वीं पीढ़ी 3 और 8वीं पीढ़ी 2 का काम पूरा हो गया है। यहां तक कि 50,000 रुपए से कम कीमत में स्नैपड्रैगन 8वीं जनरेशन 3 भी उपलब्ध होगा, जो कि बहुत ही शक्तिशाली प्रोसेसर है और यह प्रोसेसर आपको फ्लैगशिप लेवल का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि कुछ ही महीनों में स्नैपड्रैगन 8वीं जनरेशन 4 आ जाएगी, जो पहले से ही प्रीमियम फोन में आएगा। लेकिन 8वीं पीढ़ी 3 के साथ क्या होगा? 8वीं जनरेशन 3 की कीमत कम होगी और जैसे ही उनके फोन 50,000 रुपए से कम कीमत के मिलने लगे तो जाकर 40,000 से 50,000 रुपए की रेंज में फोन खरीद लें। इसके बाद मैं एक्सिनोस के बारे में बात कर सकता हूं। एक्सिनोस 2400, जो कि एक प्रीमियम श्रेणी का प्रोसेसर है, एक अच्छा प्रोसेसर है। इस बार उन्होंने बहुत सारी चीजों पर बात की। उन्होंने अच्छा नियंत्रण भी बनाए रखा, अतः इसमें सुधार हुआ और उन्होंने AI कार्यों को क्रियान्वित किया। एक्सिनोस 2400 में स्नैपड्रैगन 4 गैलेक्सी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 8वीं जनरेशन 3 का एडवांस वर्जन है, जिसके कारण आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। इसके साथ ही एप्पल का E17 Pro भी एक अच्छी चिप है। जाहिर है, अगर आप एप्पल खरीदना चाहते हैं तो आपको एप्पल के A17 Pro को ही खरीदना होगा। हालांकि A58 चिप भी आ रही है। आईफोन अगले महीने लॉन्च होगा। इसके साथ ही AI पर भी अधिक ध्यान दिया जाएगा और यह सबसे उन्नत चिप्स में से एक होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुराने आईफोन में खराब चिप्स होंगे। आईफोन के चिप्स लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। वे लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो यह एक छोटा सा सामान्यीकरण था। बजट से लेकर मेहनत तक कौन से प्रोसेसर अच्छे हैं, और आप लोगों को यह चुनने में मदद करूंगा कि आपके अगले फोन में कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए। वैसे आपके फोन में कौन सा प्रोसेसर आ रहा है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जहां पीसी उद्योग में आपको केवल इंटेल और AMD ही देखने को मिलते थे, वहीं आज हमारे पास क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन भी है। और अब एक प्रश्न उठता है, अगर मैं 2024 के हिसाब से क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन और इंटेल के AMD की तुलना करूं तो बाजार में कौन सा प्रोसेसर कहां खड़ा है? यह बहुत दिलचस्प बात होगी, है ना? क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि पीसी उद्योग ने वह सब प्राप्त करना शुरू कर दिया है जिसकी कुछ वर्ष पहले कमी थी। आइए सबसे पहले प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं और नए इंटेल कोर प्रोसेसर के बारे में जानते हैं। देखिए, इंटेल के बारे में बात यह है कि इसके प्रोसेसर बहुत पहले से बाजार में आ रहे थे और पहले से ही बहुत लोकप्रिय हैं और आज भी बाजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी इंटेल प्रोसेसर की है। और इसके कई कारण हैं। जहां आपको इसमें दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, कंटेंट क्रिएशन इसके लिए उपयुक्त है, और सबसे बड़ा बदलाव इंटेल में तब आया जब एप्पल ने अपना M1 चिप लॉन्च किया। इसके बाद जब इंटेल ने अपनी 11वीं पीढ़ी का
प्रोसेसर लॉन्च किया तो उसने थर्मल्स में भी सुधार किया। इसके अलावा इससे बिजली की दक्षता और लंबी बैटरी बैकअप भी मिली। और चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप, इंटेल का प्रोसेसर सबसे उन्नत प्रोसेसरों में से एक था। हालांकि इस साल इंटेल के प्रोसेसर को एक छोटा झटका लगा। कुछ 13वीं और 14वीं पीढ़ी के प्रोसेसर में समस्याएं हैं और वे विनिर्माण संबंधी दोषपूर्ण हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा केवल कुछ ही प्रोसेसर के साथ हुआ है। मेरे पास स्वयं 13वीं पीढ़ी का कोर i9 लैपटॉप है। यह अभी भी सुचारू रूप से चल रहा है और मैं इसका उपयोग वीडियो स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और इन सभी चीजों के लिए करता हूं। इसके साथ ही मैंने इसका उपयोग रेंडरिंग और AI कार्यों के लिए भी किया है। तो निश्चित रूप से यहां सुधार हुआ है। लेकिन अगर हम अब देखें तो जो चीजें आपको दक्षतापूर्ण ARM डिजाइन में मिलती हैं वे अब वहां नहीं हैं। इसके साथ ही नवीनतम इंटेल के अल्ट्रा कोर प्रोसेसर में समर्पित NPU को एकीकृत किया गया है, जिससे AI कार्य निष्पादन प्राप्त किया जा सकेगा। क्योंकि अब बाजार में सिर्फ CPU और GPU की बात नहीं रह गई है, NPU भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। क्योंकि अब लोग अपने कंप्यूटरों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मूल रूप से चला रहे हैं। इसके साथ ही आइए AMD के बारे में भी बात करें। अब शुरुआती दिनों में AMD की कहानी इतनी खास नहीं थी। प्रोसेसर तो अच्छे बन रहे थे, लेकिन उनमें हीटिंग और अन्य समस्याएं थीं। राइजन सीरीज के आने के बाद ये समस्याएं काफी कम हो गई और राइजन ने बहुत जल्दी बाजार हिस्सेदारी हासिल करना शुरू कर दिया। राइजन की खास बात यह है कि यह मल्टी थ्रेड वर्कलोड के लिए बहुत उपयुक्त है। यानी अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जहां मल्टी थ्रेड्स की बहुत जरूरत होती है, जैसे वीडियो रेंडरिंग या हैवी मल्टीटास्किंग, तो उसके लिए राइजन का प्रोसेसर काफी उपयुक्त है। और सबसे तेज राइजन प्रोसेसर में से एक राइजन 7000 श्रृंखला और राइजन 9000 श्रृंखला है। यह बहुत अच्छा है। इसके साथ ही राइजन ने हाल ही में AI 300 सीरीज पेश की है, जिसमें आपको AI के प्रति सेकंड 50 ट्रिलियन ऑपरेशन देखने को मिलते हैं, जो कि बाजार में किसी भी समर्पित प्रोसेसर में सबसे अधिक माना जाता है। क्योंकि इसके बाद आपको अधिक AI कार्यों के लिए एक समर्पित GPU स्थापित करना होगा। लेकिन मैंने एक बात देखी है कि राइजन के प्रोसेसर बहुत उन्नत और बहुत लागत प्रभावी हो गए हैं। लेकिन PC बनाते समय आपको राइजन के विकल्प देखने को मिलते हैं। लेकिन बात करें लैपटॉप की, तो अभी भी कई विकल्प लोकप्रिय नहीं है। आपको राइजन किफायती श्रेणी में देखने को मिलता है और जैसे ही आप प्रीमियम की ओर बढ़ते हैं, राइजन के लैपटॉप की कीमतें बहुत तेजी से कम होने लगती हैं और यहीं से इंटेल का एकाधिकार खत्म होने लगता है। लेकिन PC निर्माण के लिए आज भी राइजन के प्रोसेसर लागत प्रभावी, बजट के अनुकूल हैं और मूल्य से प्रदर्शन अनुपात अद्भुत है। अभी भी इंटेल से थोड़ा पीछे है, लेकिन नए AI संचालित CPU बहुत आशाजनक दिख रहे हैं। आइए देखें कि उनके साथ क्या होता है। और हाँ, बिजली दक्षता के मामले में इंटेल अभी भी थोड़ा आगे है। तो बात यह है कि AMD राइजन की तुलना में इंटेल की बैटरी लाइफ बेहतर है, लेकिन बजट के प्रति जागरूक उपयोगकर्ता मूल्य से प्रदर्शन में आगे है। इसके बाद मैं नवीनतम स्नैपड्रैगन के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि जब मैंने क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन देखा तो मैं लैपटॉप में इसके लिए जगह बनाना चाहता था। यह स्नैपड्रैगन 835 के समय की बात है, जब स्नैपड्रैगन अपने मोबाइल फोन प्रोसेस को लैपटॉप में डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह हर बार असफल हो रहा था। इस बार उन्होंने कहानी पूरी तरह बदल दी। वे स्नैपड्रैगन X Elite और स्नैपड्रैगन X Plus लेकर आए। इसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की। सबसे पहले उन्होंने विंडोज को ARM पर चलाने के लिए तैयार किया। इसके बाद वे हर बड़े डेवलपर के पास गए। उन्होंने उनसे कहा कि वे अपने प्रोसेसर के अनुसार अपने एप्लीकेशन डिजाइन करें, क्योंकि जब तक दोनों एप्स और OS तैयार नहीं हो जाते, तब तक तीसरा प्रोसेसर जो ARM आर्किटेक्चर पर है बाजार में उपलब्ध नहीं होगा। और अब स्थिति यह है कि स्नैपड्रैगन X Elite ने आखिरकार अपनी जगह बना ली है और स्नैपड्रैगन X Elite अब भारत में भी मिलना शुरू हो गया है। और यहां स्पष्ट ध्यान इंटेल या AMD पर नहीं है, उनका मुख्य ध्यान एप्पल के AM3 चिप पर है। हालांकि AM4 चिप भी मौजूद है, लेकिन अब इसे मैकबुक में आने का समय आ गया है, इसीलिए वे इसकी तुलना M3 चिप्स से कर रहे हैं। कुछ मामलों में यह M3 चिप्स से बेहतर है, जैसे बेहतर बैटरी लाइफ, अच्छी स्लीप टू वेक कार्यक्षमता, कोई हीटिंग नहीं, यहां तक कि पंखे की आवाज भी नहीं सुनाई देती, और यह अच्छा प्रदर्शन देता है। प्रदर्शन और बेंचमार्किंग के मामले में इंटेल अल्ट्रा कोर प्रोसेसर उनसे मेल खाते हैं। कुछ मामलों में इंटेल कोर i9 और राइजन 9 प्रोसेसर आपस में टकराते हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि यह उनके प्रदर्शन की बराबरी तो कर सकता है, लेकिन उनसे आगे नहीं निकल सकता। और जो एप्लीकेशन स्नैपड्रैगन X Elite के साथ ऑप्टिमाइज किए गए हैं, वहां पर प्रदर्शन भी काफी अच्छा है और वे X Elite का एक सस्ता मॉडल स्नैपड्रैगन X Plus भी बना रहे हैं। कहने की बात यह है कि यहां वे प्रीमियम
श्रेणी को छू रहे हैं और 1 लाख रुपए से ऊपर के सेगमेंट में जा रहे हैं, और 1 लाख रुपए से कम कीमत में स्नैपड्रैगन X Plus भी उपलब्ध है। अच्छी बात यह है कि समस्या यह है कि यह बहुत महंगा है और वे एप्पल के मूल्य निर्धारण के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और एप्पल के साथ लाभ यह है कि मैक ओएस में एप्लीकेशन के लिए समर्थन बहुत अच्छा है और पुराने इंटेल अनुप्रयोग भी मैक ओएस द्वारा समर्थित हैं। यही काम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने प्रिज्म नामक एक एमुलेटर बनाया, लेकिन वहां प्रदर्शन अच्छा नहीं है। पुराने ऐप्स अभी भी अच्छे तरीके से अनुकूलित नहीं हैं और उन्हें बेहतर होने में समय लगेगा। स्नैपड्रैगन के साथ यही एकमात्र समस्या है, क्योंकि स्नैपड्रैगन अभी भी इस दौड़ में बहुत नया है। हम इसकी तुलना प्रदर्शन बेंचमार्क में कर सकते हैं, लेकिन जब अनुकूलता और प्रयोज्यता की बात आती है तो यह अभी भी थोड़ा पीछे है। इसे देने में 6 से 8 महीने लगेंगे। इसके बाद ही यहां तस्वीर साफ हो सकेगी कि यह कब तक चल सकता है। और हां, X Elite एक शुरुआत है। अगले साल वे अपने स्नैपड्रैगन की इस श्रृंखला में कई प्रोसेसर लॉन्च करेंगे, जो विशेष रूप से आपके पीसी और लैपटॉप के लिए लक्षित होगा। लेकिन एक चीज है जहां स्नैपड्रैगन थोड़ा आगे निकल गया है, और मैंने आपको NPU में यह बात बताई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको उनके NPU में 40 टॉप देखने को मिलते हैं। इसका लाभ यह होगा कि उनके लैपटॉप पर माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज कोपायलट प्लस चलेगा, क्योंकि क्वालकॉम ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता किया है। 1 साल तक विंडोज कोपायलट प्लस केवल स्नैपड्रैगन पर ही आएगा। AMD का प्रोसेसर भी इसके लिए तैयार है, लेकिन यह आपको अगले साल मिलेगा। और इंटेल भी अगले साल तक अपना लैपटॉप प्रोसेसर लॉन्च करने की कोशिश करेगा, जिसमें कोपायलट प्लस भी है। तो हां, यह एक बात है। यह AI में थोड़ा आगे आ गया है, लेकिन फिर भी स्नैपड्रैगन X Elite पतले और हल्के लैपटॉप के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। यह किसी भी तरह से गेमिंग लैपटॉप के करीब नहीं है, और गेमिंग कैटेगरी में यह अभी तक अपनी जगह नहीं बना पाया है। अगली बात यहां आती है कि आपके लिए सबसे अच्छा प्रोसेसर कौन सा है। अगर इंटेल की बात करें तो इसमें ऑलराउंडर द प्रोसेसर है। वे गेमिंग के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। इसका डिजाइन भी भारी कार्यभार के लिए उपयुक्त है। यह थोड़ा महंगा आता है, लेकिन आपको विविधता देखने को मिलेगी। नवीनतम इंटेल अल्ट्रा कोर भी बहुत कुशल और शक्तिशाली है। अर्थात यदि आपकी प्राथमिकता सर्वोच्च प्रदर्शन है, पीसी उद्योग में इंटेल आगे है। उसके बाद यदि आप संतुलित प्रदर्शन, अच्छा मूल्य प्रदर्शन चाहते हैं, और यदि आप बजट में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो AMD आपके लिए है। लेकिन AMD उस प्रदर्शन को हासिल करने में सक्षम नहीं है जितनी बार इंटेल यहां से बाहर निकलता है। इसके साथ ही हमने यहां देखा कि AMD आज के समय में क्या प्रयास कर रहा है। आइए देखें कि आने वाले समय में AMD का भविष्य क्या कहता है। स्नैपड्रैगन X Elite अभी भी उत्साही श्रेणी में है, जो देखने के लिए कुछ नया है, कुछ नया प्रयास करने के लिए है। मुख्यधारा के उपभोक्ताओं के लिए लैपटॉप अभी भी बहुत महंगे हैं, वहां पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन यदि आपका काम केवल बुनियादी उपयोग के लिए है और आप सर्वोत्तम बैटरी जीवन चाहते हैं, तो फिर स्नैपड्रैगन X Elite के लैपटॉप काफी अच्छे परिणाम दिखा सकते हैं। इसके साथ ही इंटेल यहां अपने NPU को मजबूत करने के लिए भी काम कर रहा है, और अगली पीढ़ी में यह अधिक तेज NPU लेकर आएगा। इसके साथ ही इसमें इंटीग्रेटेड ARC GPU भी काफी मजबूत है, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन देता है। लेकिन फिर भी आपको जो समर्पित गेमिंग GPU देखने को मिलता है वह NVIDIA के करीब नहीं है। और हां, अगर कोई यहां AI कार्य करना चाहता है, फिर एक समर्पित NVIDIA RTX 4000 श्रृंखला ग्राफिक्स कार्ड का उपयोग करें। वहां आप बेहतर AI कार्य कर सकेंगे, जो उनके प्रोसेसर में एकीकृत किसी भी NPU की तुलना में बेहतर AI प्रदर्शन देगा। तो कुल मिलाकर आज के समय में चिप उद्योग में बहुत प्रतिस्पर्धा है, और यहां यह बहुत अच्छी तरह से काम रहा है। हालांकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज के समय में लैपटॉप बाजार में प्रतिस्पर्धा थोड़ी ज्यादा है। डेस्कटॉप में इंटेल अभी भी बादशाह बना हुआ है, दूसरा स्थान AMD का है, और डेस्कटॉप PC बाजार में तीसरा स्थान अभी तक किसी ने हासिल नहीं किया है, क्योंकि कोई भी मौजूद नहीं है यह तीसरा खिलाड़ी। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं, वैश्विक स्तर पर यहां लैपटॉप की बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई है। यही कारण है कि हर कंपनी एक उचित लैपटॉप पर ध्यान केंद्रित कर रही है, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम बढ़ सकता है। और पिछले कुछ वर्षों में P81 भवन का आकार थोड़ा कम हो गया है। 2020 से 2021 में P8C निर्माण में तेजी आई, लेकिन अब यह फिर से थोड़ा शांत हो गया है। इसके साथ ही कहानी में ट्विस्ट तब भी आ सकता है जब यहां विंडोज 12 लॉन्च होगा, और उम्मीद है कि जब विंडोज 12 आएगा, फिर उचित ARM आर्किटेक्चर के लिए बहुत सारी उन्नत सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा। फिर कहानी में और भी मोड़ आ सकते हैं, और बीच बीच में हमें यह खबर भी सुनने को मिलती रहती है कि AMD भी प्रयास करेगा आने वाले समय में ARM डिजाइन पर आधारित प्रोसेसर लॉन्च करना। पिछले साल भी एक रिपोर्ट आई थी।
NVIDIA लैपटॉप के लिए ARM डिजाइन हेतु एक प्रोसेसर भी बना रहा है। तो कहानी बहुत दिलचस्प हो रही है और आज के समय में प्रोसेसर का बाजार थोड़ा गर्म हो गया है और यह बहुत रोमांचक होगा। आइए अगले साल 2025 को देखें। 2045 में इंटेल की कहानी क्या है, स्नैपड्रैगन ARM डिजाइन की कहानी क्या है, इंटेल कौन सी नई चीजें लेकर आया है, क्योंकि वे अभी भी X6 से चिपके रहेंगे। इंटेल आसानी से ARM पर आगे नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन फिर भी भविष्य बहुत रोमांचक हो सकता है। आपको कौन सा CPU पसंद है, इंटेल, AMD या स्नैपड्रैगन? मुझे टिप्पणियों में बताएं, क्योंकि वे अभी भी X6 से चिपके रहेंगे। इंटेल आसानी से ARM पर आगे नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन फिर भी भविष्य बहुत रोमांचक हो सकता है। आपको कौन सा CPU पसंद है, इंटेल, AMD या स्नैपड्रैगन? मुझे टिप्पणियों में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिव्यू ZX साइनिंग ऑफ, बाय बाय।